जैसा कि हम जानते हैं, आजकल हम बिग बुक की रीडिंग कर रहे हैं और उसमें हम देयर इज अ सॉल्यूशन, एक समाधान है, इस अध्याय का पढ़ रहे हैं। कल हमने जानकारी प्राप्त की थी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में, आध्यात्मिक अनुभव। अपेंडिक्स 2 में हमने पढ़ा था और लास्ट में उसने एक चीज कही थी कि विलिंगनेस, ऑनेस्टी एंड ओपन माइंडेडनेस, दे आर इंडिस्पेंसिबल। यानी उनको हम छोड़ नहीं सकते। अगर मुझे रिकवरी चाहिए तो इच्छुकता, ईमानदारी और खुला दिमाग, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ये तीन चीजें मुझे हर टाइम साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। इच्छुकता, ईमानदारी और खुला दिमाग, अगर मुझे रिकवरी चाहिए, अगर मुझे शराबीपन से की बीमारी से सुधार चाहिए तो। उसी को आगे बढ़ाते हैं। परसों हमने पेज नंबर 25 पे पढ़ा था स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में, और कैसे वो ईश्वरीय शक्ति, वो उच्च शक्ति मेरे अंदर बैठकर वो काम कर रही है जो मैं खुद नहीं कर पा रहा था। और ये हमने कल पढ़ा भी था। अब उसे आगे चलते, पेज नंबर 25, लास्ट पैर। अब वो तो उसने बता दिया कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हमें, इस वजह से हम रिकवर हो रहे हैं या हुए हैं। लेकिन अब वो कह रहा है, मेरे से बात कर रहा है। अपनी बात तो उसने बता दी, बिल डब्ल्यू ने अपनी, और अपने जो लगभग 100 लोग जिनकी वो बात करता है उनकी तो बता दी कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ और ये सब हमारी रिकवरी में शुरू हो गई। अब वो मुझसे बात कर रहा है, इफ यू आर एज सीरियसली अल्कोहलिक एज वी वर। वो मुझे कह रहे हैं कि अगर भाई तुम भी उतना ही गंभीर रूप से शराबी है जैसे हम थे। अब वो गंभीर रूप से शराबी होने का क्या मतलब? हमने डॉक्टर्स ओपिनियन में भी पढ़ा, शराबी, जो असली शराबी होता है, उसकी जिंदगी क्या होती। हमने बिल की कहानी में भी पढ़ा, और हमने इस चैप्टर में भी शराबियों के प्रकार भी पढ़े और असली शराबी के बारे में भी जाना कि कैसे पूरी जिंदगी तहस नहस होती है, कैसे वो हर अच्छे मौके पे अपने आप को शराब में डुबो के और सत्यानाश कर लेता है अपना, कैसे घर परिवार ये सब। लेकिन कह रहे, इफ यू आर एज सीरियसली अल्कोहलिक एज वी वर, जितने हम बीमार थे, अगर तुम भी उतने ही बीमार हो, वी बिलीव देर इज नो मिडल ऑफ द रोड सॉल्यूशन। अब सीरियसली अल्कोहलिक का क्या मतलब है? जो उसने प्रीफेस में कहा, होपलेस सिचुएशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। माइंड एंड बॉडी की निराशाजनक स्थिति हो चुकी है, दिमाग और शरीर। ना शरीर के लिए कोई उम्मीद बची, ना दिमाग के लिए कोई उम्मीद बची, दोनों खराब, होपलेस सिचुएशन। वो है सीरियसली अल्कोहलिक। तो देर इज नो मिडल ऑफ द रोड सॉल्यूशन। और वो कह रहे हैं वी बिलीव, उसने यहाँ नहीं कहा कि हमें लगता है या हम सोचते हैं या हमारा ख्याल है। वी बिलीव, हमें विश्वास है। भाई बीच का कोई रास्ता नहीं, बीच के रास्ते का कोई समाधान नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं। जो आगे हम पढ़ेंगे ना, हाफ मेजर वेल डज नथिंग, वही है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो बीच का कोई रास्ता नहीं है। वी वर इन अ पोजीशन वेयर लाइफ वाज बिकमिंग इम्पॉसिबल। हम उस स्थान पर थे जहाँ जिंदगी बिल्कुल असंभव, जीना असंभव लग रहा था, बिल्कुल जीना बिल्कुल असंभव लग रहा था। लाइफ वाज बिकमिंग इम्पॉसिबल, एंड इफ वी हैड पास्ड इनटू द रीजन फ्रॉम विच देयर इज नो रिटर्न थ्रू ह्यूमन एड, वी हैड बट टू अल्टरनेटिव्स। अब उसने पीछे बताया था कि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब शराबी किसी भी मानवीय सहायता से बाहर हो जाता है, कोई भी मानवीय सहायता काम नहीं करती। ये हमने पीछे पढ़ा भी था, कोई भी मानवीय सहायता काम नहीं करती बियॉन्ड ह्यूमन एड।
मानवीय सहायता से बाहर है। अगर उस स्थान पे मैं पहुंच जाता हूँ कि जहाँ हम इंसानी मदद काम नहीं करती, जहाँ से वापस आना मुश्किल है इंसानी मदद से, वी हैड बट टू अल्टरनेटिव, सिर्फ दो ही विकल्प बचते हैं वहां पे। इसलिए वो कह रहे हैं बीच का रास्ता कोई नहीं है, सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या इधर जा या उधर जा। और वो दो विकल्प क्या हैं? वन वॉज टू गो ऑन टू द बिटर एंड। सबसे पहले भाई वो पी पी के कड़वे अंत तक पहुंच जा, पीता रहे और वो कड़वा अंत है अपना, वहां तक पहुंच जा। और कैसे पहुंचेगा? ब्लॉटिंग आउट द कॉन्शियसनेस ऑफ आर इंटॉलरेबल सिचुएशन एज बेस्ट वी कुड। इनटॉलरेबल सिचुएशन, वो परिस्थिति, वो अपनी वो स्थिति कर लिया जो बर्दाश्त खुद से नहीं हो रही, खुद अपने से वो हालत बर्दाश्त नहीं हो रही, इनटॉलरेबल सिचुएशन। अब उसको भुलाना है, ब्लॉटिंग आउट कॉन्शियसनेस। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था, ब्लॉटिंग, जो ब्लॉटिंग पेपर हम यूज करते थे स्याही सुखाने के लिए, कभी बचपन में किया करते थे। तो उसको धुंधला करने के लिए, उस चेतना को धुंधला करने के लिए, तो एक तो वो है कड़वे अंत तक पहुंच जा पी पी के, वो भूलता जा जो तेरे साथ हो रहा है, जो तेरी हालत है, जो तेरी परिस्थिति है, उसको भूलता जा और अपने अंत तक पहुंच जा। एंड द अदर टू एक्सेप्ट स्पिरिचुअल हेल्प। और दूसरा था भाई आध्यात्मिक मदद ले ले, एक्सेप्ट, स्वीकार कर ले स्पिरिचुअल हेल्प, आध्यात्मिक मदद स्वीकार कर ले। तो दो ही विकल्प थे। दिस वी डिड बिकॉज वी ऑनेस्टली वांटेड टू एंड वर विलिंग टू मेक द एफर्ट। अब आ गई ना ऑनेस्टी और विलिंगनेस। तो स्पिरिचुअल हेल्प कब मैंने एक्सेप्ट की, कब स्वीकार की? जब ईमानदारी से मैंने अपनी स्थिति का विश्लेषण किया, एनालिसिस किया कि मेरी हालत क्या है भाई। अब एक ही, दो ही चीजें हैं, या तो मर जा और या फिर मदद ढूंढ कहीं से स्पिरिचुअल हेल्प, एंड वर विलिंग टू मेक एन एफर्ट, और उसके लिए कोशिश करने की इच्छुकता जागी। तो ढूंढ कहीं से, कहाँ से मदद मिल सकती है, नहीं तो मर जाएगा। तो विलिंगनेस आई, भाई कहीं ना कहीं से मदद लेनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। और ईमानदारी से अपनी स्थिति को स्वीकार किया, यहाँ भाई अब हालत खराब है। तो ऑनेस्टी और विलिंगनेस आ गई, और जब ऑनेस्टी और विलिंगनेस आ गई तो दिमाग हो गया। खैर, तो विलिंग थे और ऑनेस्ट थे, इसलिए वो स्पिरिचुअल हेल्प स्वीकार करने को तैयार हो। तो यहाँ पे उसने विलिंगनेस, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस की बात कर दी, और अपनी हालत उसने बता दिया, भाई खुद अपनी हालत देख ले, एनालिसिस कर ले, जज कर ले, और दो ही विकल्प हैं अब तेरे पास। यहाँ तो अपने कड़वे अंत तक पहुंच जा, और यहाँ स्पिरिचुअल हेल्प ले ले। अब आगे जो हम वो पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एल्कोहलिक्स एनोनिमस का बीज यहाँ से पड़ा था। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने हमें शराबी की समस्या के बारे में बताया, तो मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल क्रेविंग, लेकिन समाधान नहीं था। और यहाँ पे जो अब हम, ये कहानी नहीं है, कि एक तरह से देखा जाए एल्कोहलिक्स एनोनिमस का बीज, जो एल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम का पेड़ है, उसका बीज यहाँ से पड़ा था, और यहाँ से ही हमें समाधान मिला था। इसलिए उसने देयर इज ए सॉल्यूशन, जब पिछले पेज पे उसने हेडिंग दी थी, उसके अंदर इसको रखा है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे समाधान है। और ये कहानी है रोलैंड हाजल की, नाम नहीं दिया है यहाँ पे, हम में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे रोलैंड एच के बारे में, और जो नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ। रोलैंड एच वो व्यक्ति था जिसने एबी थैचर को मैसेज दिया था, और एबी थैचर ने आके बिल डब्ल्यू को मैसेज दिया था। तो अगर रोलैंड एच को समाधान नहीं मिलता, वो एबी थैचर को नहीं देता, और अगर एबी थैचर को नहीं देता तो बिल डब्ल्यू के पास नहीं आता। उसे समस्या तो पता रहती, लेकिन समाधान नहीं। तो बिल डब्ल्यू माध्यम बना, जरिया बना, क्योंकि उसको, वो भाग्यशाली था,
कि उसको समस्या का भी पता चल गया और उसका समाधान भी मिल गया। डॉक्टर कॉल यूंग के जरिए रोलेंट को मिला, रोलेंट के जरिए एबी को मिला और एबी के जरिए बिल डब्ल्यू को मिला सॉल्यूशन, और इधर से डॉक्टर सिल्कवर्थ के जरिए बिल डब्ल्यू को प्रॉब्लम का पता चला। तो वो एक कॉमन कड़ी बन गया, एक जरिया बन गया एल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत करने का। लेकिन बीज जो पड़ा वो यहाँ से पड़ा। तो रोल एंड एच के बारे में ज्यादा जानकारी हम बाद में राजेश जी से प्राप्त करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं। अ सर्टेन अमेरिकन बिजनेसमैन हैड एबिलिटी, गुड सेंस एंड हाई कैरेक्टर। अब क्या बता रहा है उसके बारे में? अमेरिकन बिजनेसमैन, अमेरिका का बिजनेसमैन था, क्षमता थी, एबिलिटी थी, गुड सेंस, बहुत समझदार था, उसे बिजनेस करने की भी सेंस थी, जिंदगी जीने की भी सेंस थी, समझदारी थी, एंड हाई कैरेक्टर, चरित्र बहुत ऊंचा था। अब ऐसे व्यक्ति को आप शराबी कह सकते हैं। एबिलिटी भी है, गुड सेंस भी है और हाई कैरेक्टर भी है, लेकिन हालत क्या थी उसकी? फॉर years he had floundered from one sanitarium to another। सालों तक, सालों तक वो एक सैनिटेरियम से दूसरे सैनिटेरियम तक भटकता रहा इलाज कराने के लिए। सैनिटेरियम क्या होते हैं पहले भी बताया था, जहाँ पे रखा जाता है रोग मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य लाभ कहते हैं उसे। प्रॉपर इलाज नहीं होता वहाँ, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए मतलब वहाँ पे समय बिताते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं और धीरे धीरे उनको इलाज होता है। तो एक सैनिटेरियम से दूसरे सैनिटेरियम सालों तक भटकता रहा। He had consulted the best known American psychiatrist। अमेरिका के सबसे अच्छे मनोचिकित्सकों से उसने सलाह भी ली, इलाज करवाया, सब कुछ करवाया। Then he had gone to Europe, placing himself in the care of a celebrity physician, the psychiatrist Dr. Jung, Carl Jung, who prescribed for him। लेकिन अमेरिका में जब कुछ नहीं हुआ, बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट को दिखा लिया, कुछ नहीं हुआ, नतीजा वही एक सैनिटेरियम से दूसरे सैनिटेरियम भटक रहा है। तो फिर वो यूरोप, स्विट्जरलैंड गया। डॉक्टर कॉल यूंग स्विट्जरलैंड में होते थे, तो स्विट्जरलैंड में गया डॉक्टर यूंग के पास और उन्होंने उसका इलाज किया। वहां रहा, वहां इलाज करवाया अपना, जैसे उन्होंने बताया वैसे किया। दो एक्सपीरियंस had made him skeptical, he finished his treatment with unusual confidence। अब पुराना अनुभव, मेरे जैसे शराबी का भी पुराना अनुभव यही होता है कि यार इतनी जगह जा चुका, इतनी जगह इलाज करा चुका, अमेरिका के बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट को दिखा चुका, तब कुछ नहीं हुआ। अब पता नहीं है, इसके पास आया हूँ, यहाँ भी कुछ होगा कि नहीं होगा। स्केप्टिकल, शंका, मन में संदेह, तो यहाँ भी कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। तो मन में संदेह तो था, पर ही फिनिश्ड हिज ट्रीटमेंट विद अनयूजुअल कॉन्फिडेंस। अनयूजुअल कॉन्फिडेंस मतलब आमतौर पे वो आत्मविश्वास नहीं आता था, लेकिन इस बार जो ट्रीटमेंट हुई उसकी, तो वो एक असामान्य आत्मविश्वास के साथ उसने पूरी की। तो पहले कभी वैसा कॉन्फिडेंस उसे नहीं आया था, वैसा कॉन्फिडेंस इस बार उसे आया, उसने इलाज अपना पूरा किया। इस फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन वर अनयूजुअली गुड आ गया, फिजिकल और मेंटल। अभी तो स्पिरिचुअल की कोई बात नहीं। फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन वर यहाँ भी अनयूजुअली गुड, यानी कि पहले उसने इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया था, फिजिकली भी मेंटली भी इतना अच्छा उसने कभी महसूस नहीं किया था। Above all, he believed he had acquired such a profound knowledge of the inner workings of his mind and his hidden springs that relapse was unthinkable। अब ये सेल्फ नॉलेज वाली बात आ गई। अब मुझे पता चल गया। तो मेरे जैसे शराबी को ना हर स्टेज पे आता, ए में आने के बाद भी मुझे आता था, अब पता चल गया। किसी की शेयरिंग सुन ली तो अब पता चल गया, अब सब पता चल गया। किसी ओल्ड टाइमर से बात कर ली, अब तो सारा ज्ञान आ गया। और ये तो भाई साहब, कार्ल यूंग जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट साइकियाट्रिस्ट था, सिर्फ यूरोप का नहीं, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट साइकियाट्रिस्ट था, तभी उसे लेकर सेलिब्रेटेड, यानी जिसको, जिसकी बहुत मानते थे जिसे लोग,
उसकी बहुत तारीफ होती थी, जिसे बहुत प्रशंसा करते, सेलिब्रेट करते थे। अब तो उससे इलाज करा के आ गया और उसने बता दिया दिमाग के अंदरूनी कार्यविधि के बारे में, प्रक्रिया के बारे में, कि तेरा दिमाग कैसे काम करता है। ये एक्वायर सच अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द इनर वर्किंग ऑफ हिज माइंड, अपने दिमाग के अंदर कैसे कैसे काम करता है उसका दिमाग। प्रोफाउंड नॉलेज, बहुत गहरी नॉलेज मिल गई थी उसकी, उस चीज का बहुत गहरा ज्ञान हो गया था रोलैंड को कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है अंदर। एंड इट्स हिडन स्प्रिंग यानी छुपी हुई जो उसमें चीजें होती हैं। एक हम कहते हैं ना कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस, बैक ऑफ द माइंड की बात करते हैं कि आगे से तो मैं कुछ और सोच रहा हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कुछ और चीजें चल रही। कहने को मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं मीटिंग में शेयरिंग कर रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि अभी मुझे मीटिंग के बाद क्या काम करना है। तो वो कह रहा है कि एंड इट्स हिडन स्प्रिंग्स, के दिमाग में छुपी हुई क्या चीजें चलती हैं। दैट रिलेप्स वाज अनथिंकेबल। भाई रिलेप्स के तो सोच ही नहीं सकते कि अब रिलेप्स होगा। अपने दिमाग के बारे में पता चल गया भाई, ये दिमाग मुझे कैसे पागल बनाता है, कैसे बहकाता है। तो अब पता चल गया, अब तो रिलैप्स के बारे में सोच ही नहीं सकते, दोबारा पीने के बारे में सोच ही नहीं सकते। नेवरदलेस ही वाज ड्रंक इन अ शॉर्ट टाइम। इस सब के बावजूद वो थोड़े समय में ही उसने पी ली। बात खत्म। ले लो ज्ञान जितना मर्जी, अब सब पता चल गया। सेल्फ नॉलेज हमने पीछे भी पढ़ा, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। तो नेवरदलेस ही वाज ड्रंक इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय में ही फिर दोबारा पी ली। More baffling still, he could give himself no satisfactory explanation for his fall. मेरे साथ यही होता है। सबसे बुरी बात ये थी, सबसे परेशान हैरान करने वाली बैफलिंग बात ये थी कि उसने दोबारा क्यों पी थी, वो अपने आप को ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, अपने आप को ही नहीं पता समझा पा रहा था कि दोबारा क्यों पी। सबसे अजीब बात ये थी, खुद को ही नहीं समझा पा रहा था भी तूने दोबारा पी क्यों। सबसे मजेदार बात ये थी। सो ही रिटर्न टू दिस डॉक्टर whom he admired and asked him point blank why he could not recover. तो भाई साहब वापस पहुंचे डॉक्टर कार्ल यूंग के पास, उसकी बहुत एडमायर करता था, बहुत पसंद करता था उन्हें, बहुत प्रशंसा करता था उनकी। वापस गया उनके पास और पॉइंट ब्लैंक सीधा पूछा जाके, इधर उधर की बात नहीं, सीधा पूछा डॉक्टर मैं क्यों नहीं रिकवर हो पा रहा, मैं क्यों सुधार नहीं आ रहा मुझ में, सीधा पूछा जाके। He wished above all things to regain self control, अंडरलाइन सारी चीजें एक तरफ, वो सेल्फ कंट्रोल, रीगेन, रीगेन सेल्फ कंट्रोल। मेरे जैसे शराबी का तो नहीं, रीगेन मतलब दोबारा प्राप्त करना, आत्मनियंत्रण, यानी कि कंट्रोल में पी सकूं दोबारा जैसे पहले पीता था, या अपने आप को रोक सकूं। भाई शुरुआत में मैं रोज थोड़ी पीता था, बीच बीच में कभी पी लेता था, कभी 15 दिन में, कभी महीने में, नहीं पी तो नहीं पी। शुरुआत तो ऐसी थी, कंट्रोल थी। और जब पीने भी बैठता था तो शुरुआत में तो कंट्रोल ही होती थी, चलो 2-4 पैग लिए, बात खत्म, 2 बियर पी ली, चलो बात खत्म। तो रीगेन सेल्फ कंट्रोल, भाई साहब वो आत्मनियंत्रण जो था शुरू में, उसे दोबारा प्राप्त करना चाहता। मेरे जैसे शराबी कितना दिमाग में गलत फहमियां भरी होती है कि सेल्फ कंट्रोल रीगेन करना, अभी भी छोड़ने की मंशा नहीं है, अभी भी सेल्फ कंट्रोल रीगेन करना है, इतना बुरे हाल होने के बावजूद। ही सीम्ड क्वाइट रैशनल एंड वेल बैलेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रॉब्लम्स। ये हमने पहले भी पढ़ा, शराबी हर उस दूसरे मामले में रैशनल होता है, तर्क संगत होता है पूरा, और वेल बैलेंस्ड, बिल्कुल संतुलित होता है। और ऊपर उसने लिख भी दिया एबिलिटी, गुड सेंस, सब कुछ था। तो समझ थी, बाकी मामलों में, बाकी सब मामलों में समझ थी कैसे हैंडल करना,
क्या करना है, और बिल्कुल बैलेंस्ड व्यू लेता था, संतुलित। येट ही हैड नो कंट्रोल वॉट एवर ओवर अल्कोहल। लेकिन शराब के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था किसी भी तरह का, व्हाट्सएवर। शराब के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था किसी भी तरह का। वाई वॉज दिस, सवाल ये था, ऐसा क्यों है? शराब के ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं है? बाकी सब चीजों में तो ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, लेकिन शराब के ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल क्यों नहीं? ही बेग्ड द डॉक्टर टू टेल हिम द होल ट्रूथ एंड ही गॉट इट। अब उसने एक तरह से भीख मांगी, हाथ जोड़ के उसने कहा, डॉक्टर मुझे पूरी बात सच सच बताओ, बात क्या है, क्यों नहीं हो रहा? इतना बढ़िया आपने इलाज किया, सब कुछ किया, मैं गया भी यहाँ से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन फिर वही नतीजा, ढाक के तीन बात, ऐसा क्यों है, प्लीज मुझे बताओ। डॉक्टर क्या कह रहे? इन द डॉक्टर्स जजमेंट ही वाज अटरली होपलेस। कोई उम्मीद नहीं, अटरली, बिल्कुल पूरी तरह से होपलेस। डॉक्टर का ओपिनियन था। वॉल्यूम, दुनिया का सबसे बड़ा सेक्रेट। ही कुड नेवर रिगेन हिज पोजीशन इन सोसाइटी। अब समाज में वो अपना स्थान दोबारा कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब मेरे ऐसे शराबी के सामने डॉक्टर ये ऐसी बातें करे तो मेरा क्या हाल होने वाला? भैया तेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, अब समाज में तेरी दोबारा वो स्थिति बन ही नहीं सकती, अब तो गया। एंड ही वुड हैव टू प्लेस हिमसेल्फ अंडर लॉक एंड की और हायर अ बॉडीगार्ड इफ ही एक्सपेक्टेड टू लिव लॉन्ग। और यहाँ तो तुझे कमरे में बंद करना पड़ेगा, ताले में रखना पड़ेगा, और यहाँ एक बॉडीगार्ड साथ में रखना पड़ेगा, नहीं तो तू अपने आप को ही कुछ कर लेगा। इतनी बुरी हालत है तेरी, इतनी बुरी हालत है तेरी। दैट वॉज, अगर तुझे लंबे समय तक जीना है तो यहाँ तो कमरे में बंद कर ले, यहाँ बॉडी गार्ड रख ले साथ में, नहीं तो तू खुद को अपने आप ही मार लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। दैट वॉज अ ग्रेट फिजिशियंस ओपिनियन। ये एक इतने बड़े, इतने महान डॉक्टर की राय थी उसके बारे में। उसने भी हाथ जोड़ दी कि मैंने तेरा इतना इलाज कर लिया, इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन तू फिर वहीं का वही है, इसका मतलब अब तू अटरली होपलेस है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। आप किसी भी बीमारी के लिए दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ और वो आपको कह दे अब तेरी कोई उम्मीद नहीं है भाई, तो क्या हालत होगी हम सोच सकते हैं। तो वही हालत उसने रोलैंड एच की थी। इतने बड़े फिजिशियन ने, इतने बड़े साइकियाट्रिस्ट ने उसको बोल दिया तेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, या तो कमरे में बंद हो जा या बॉडी गार्ड रख ले, और नहीं तो तेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं। तो आज हम यही विराम लेते हैं, आगे क्या बात हुई, किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, बहुत ही ये मजेदार और बहुत ही शिक्षाप्रद, जिसे बहुत जानकारी मिलने वाली है समाधान की, वो हम आगे पढ़ेंगे कल। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू। विमल जी, ये रीगेन सेल्फ कंट्रोल, वो दोबारा पीना चाहता था क्या वो कंट्रोल में? इससे यही लगता है, रीगेन सेल्फ कंट्रोल का मतलब यही है कि जब ना पीना चाहूं तो ना पीऊं। सेल्फ कंट्रोल मतलब ये ना अपने आप को कंट्रोल कर पाऊं शराब के मामले में। अब वो कंट्रोल किसी भी तरीके से हो सकता है कि ना पीना चाहूं तो ना पीऊं, जितनी पीना चाहूं उतना पीऊं। सेल्फ कंट्रोल मतलब यही है शराब के मामले में। तो भाई शराब के प्रति मैं नियंत्रण कर लो किसी तरीके से अपने आप को, या तो ना पीऊं, अगर पीऊं तो थोड़ा ढंग से पीऊं। सेल्फ कंट्रोल यही है। ठीक है विनय जी। नहीं नहीं, पीना तो चाहता ही नहीं था ना वो, पीना पीने की तो बात ही खत्म। शराब ही तो छोड़ने आया था वो। सर मैंने तो पहले ही कहा ना, सेल्फ कंट्रोल का मतलब ही यही है कि जब मैं ना पीना चाहूं तो ना पीऊं, मैं नहीं पीना चाहता तो ना पीऊं। लेकिन वो मेंटल ऑब्सेशन का क्या करेगा, अब तक तो उसके पास सॉल्यूशन नहीं था ना, अभी तक तो उसे सॉल्यूशन नहीं मिला था, तो वो मेंटल ऑब्सेशन का क्या करेगा, देर सवेर आएगी। तो सेल्फ कंट्रोल वही चीज है कि मैं कैसे कंट्रोल करूं इस चीज को।
ठीक है सर, थैंक यू। Thank you, Vimal ji, for beautifully explaining each line of this paragraph. Rajesh ji, please on. जी धन्यवाद। मेरा नाम ब्रजेश है, मैं एक शराबी हूँ। ब्रजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्विस के लिए। और विमल जी सरब इज्जत, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है यार कि किसी एक्सप्लेन होना वर्ड टू वर्ड, एक एक शब्द का मीनिंग पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। और थैंक यू चीज। अब मैं ये बारो बारी लूंगा जी, क्योंकि अब ये मेरे को लग रहा है 2-3 दिन चलेगी। तो पहले रोलैंड हैजर्ड को लूंगा, रोलैंड हैजर्ड को। फिर जिनसे वो इलाज करवाता था, एल्फ्रेड एडलर, सिगमंड फ्रेड, उनको लूंगा जी। ये धीरे धीरे करके ये 2-3 भागों में मैं इस चीज को लूंगा। पहले रोलैंड हैजर्ड, जन्म 29 अक्टूबर 1881। एक अमेरिकन बिजनेसमैन था भाई, बड़ा आदमी था, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक था। और उस टाइम रोड आइलैंड फैमिली टॉप में मानी जाती, टॉप में जो फैमिली थी उस तरीके उस फैमिली का एक परिवार का सदस्य था। बहुत सी थी, सॉल्वे प्रोसेस कंपनी थी, पीसलेट थी, रोड्स थी, आइलैंड थी, खनन में था, रेल मार्ग, रिफाइन, टेक्सटाइल, बहुत सी कंपनियां। मतलब ऐसे ऐसा कोई विभाग नहीं था जिसमें इसकी फैमिली जो है। और कई का तो ये डायरेक्टर, बड़ी अच्छी तरीके से एजुकेशन मिलती, टेक स्कूल, ग्रेजुएशन 1903, येलो यूनिवर्सिटी में बाद में डिग्री ली इसने। हर चीज बहुत बढ़िया थी। लेकिन यार जैसे ही वो शराबी बना, और अच्छा, बैकग्राउंड में शराब छोड़ने के लिए सब कुछ था इसके पास, पैसा, जो भी संसाधन, इसके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इसके पास ना हो। शराब छोड़ी, और भैया सैनिटेरियम में धक्के खा रहा, कभी हॉस्पिटलों में जा रहा, कभी सैनिटेरियम में धक्के खा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, बेचारे को कोई। फिर ये दो अमेरिकन जो साइकिस्ट थे, फादर भी बोलते हैं, 3 लोगों को साइकिस्ट के फादर बोलते हैं, खासकर सिगमंड फ्रेड, एल्फ्रेड एडलर और डॉक्टर कार्ल। और अच्छा, इनकी लगभग काम भी इकट्ठा ही शुरू हुआ, लेकिन थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस था। ये जो दो दो डॉक्टर थे, एल्फ्रेड एडलर और सिगमंड फ्रेड, इनका मानना था कि भाई साहब डॉक्टर हो तो डॉक्टरी के द्वारा इलाज करो। भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर की द्वारा इलाज करता, दवाइयां दे, जो भी साइकिस्ट का काम होता है वो कर, वो वाला काम कर। डॉक्टर कार्ली उनकी थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट। हालांकि वो पहले तो बेचारे ने बड़े दबाव में आकर कि यार कुछ कन्वर्जन के द्वारा, भाई मेडिसिन भी ऐसा नहीं है कि वो मेडिसिन का विरोधी था या बाकी चीजों का विरोधी था, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल कन्वर्जन वाली बात आई ना, ये जो कल हमने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पढ़ा या स्पिरिचुअल अवेकनिंग पढ़ी, ये शब्द खासकर सेकंड स्टेप जो है वो एल्कोहलिक एनोनिमस को सीधा डॉक्टर का लिखते हैं, सीधा। क्योंकि अभी ये इलाज करवा रहा है भाई सब। फ्रेड उस टाइम का नंबर 1 साइकिस्ट थे, फ्रेड और एल्डर दोनों के पास गया। अच्छा, वो पता लगा जी फ्रेड तो बीमार है, खुद ही डॉक्टर भी बीमार है। जब अमेरिका में इलाज करवाने गया तो फ्रेड बीमार थे, और एल्डर के पास अगले 6 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। अब लगा लो हिसाब किताब कि कितना बड़ा डॉक्टर होगा। दूसरे डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर बीमार है, फ्रेड बीमार है, और दूसरे डॉक्टर के पास जो है, वो एल्डर के पास जो है वो है ही नहीं, अपॉइंटमेंट ही नहीं। उन लोगों ने प्रिस्क्राइब करा कि भाई साहब आप डॉक्टर कार्लियों के पास जाओ। प्रिस्क्राइब उन्होंने करा। जैसे वो डॉक्टर से पूछ लेता है, इतना बड़ा आदमी, कि भाई साहब अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला भैया जाओ और डॉक्टर कार्लियों से स्विट्जरलैंड में इलाज करवाने जाओ। अब डॉक्टर कार्लियों क्या है कि ह्यूमन प्रॉब्लम के लिए स्पिरिचुअल हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मतलब डॉक्टर कार्लियों का स्टार्टिंग से एक जैसे एक डॉक्टर का वो होता है, जबकि फ्रेड और एल्डर की हमें ह्यूमन प्रॉब्लम जो है साइंस और मेडिकल बेस पर ही उनका इलाज करना चाहिए। लेकिन फिर कार्लियों का कई बार इन लोगों की आपस में इस चीज के लिए वो होती थी कि हर चीज का जवाब जो है वो साइंस और मेडिकल के पास नहीं है, डॉक्टर कार्लियों के पास। कार्लियों स्विट्जरलैंड में था। 1 साल भाई साहब ट्रीटमेंट चली, और रोलैंड हैजर्ड की ट्रीटमेंट हो रही है। लेकिन जैसे ही स्विट्जरलैंड से पेरिस के लिए ट्रेन ली, बंदा पी गया। अब पीने के बाद, अब ये सारी की सारी चीजें जो है
ये अल्कोहलिक एनेमिसिस की तैयारी हो रही है। देखो भगवान किस तरीके से जो रहस्यमयी तरीकों की बात करते हैं ना, पीछे पर्दे के पीछे भगवान कई सालों से लगा हुआ था हम लोगों को बचाने की। सच्चाई तो ये, क्योंकि अब रोलैंड हैजर्ड, कॉलिन शेफ, सिबरा ग्रे, ये दो पात्र बीच में और आएंगे। जैसे ही रोलैंड हैजर्ड, अभी अब मेरे को समझ नहीं लग रही है कि मैं कहानी के दूसरे भाग में चला जाऊंगा तो कल की जो शेयरिंग है उस पे हो जाएगा ये, लेकिन वो कहानी टूट जाएगी। तो मोटा मोटा जो है वो अब यहाँ पर आकर जब ये दोबारा वापस उसके उनके पास लौटता है जाकर और बोलता है कि भाई साहब कोई है, कोई एक्सेप्शन है, कोई अपवाद है, कोई बंदा बंदा ठीक कर रहा है, ऐसे ही पपलू काट रहे हो, उसी तरीके से तब डॉक्टर वो जो अगले पेज पर 27 नंबर पेज पर कहता है ना, वो सारी की सारी फिर जो है कि भैया इलाज है वाइटल सेक्सुअल एक्सपीरियंस। और एक चीज अब देखो सेम सेम निकल के आती है। डॉक्टर सिकवर्थ ने भी फिनोमेना वर्ड का इस्तेमाल करा, डॉक्टर कार्ल यूंग ने भी फिनोमेना वर्ड का इस्तेमाल करा है। डिस्क्राइब नहीं कर सकते वैसे, कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, आज भी इशारा दे रहा है वो बार बार लाइनों में, कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसके बारे में कोई कोई मतलब बना नहीं जा सकते। निश्चित ही वो क्रिया होती है तुम्हारे अंदर, शराबियों के अंदर जब ये अंदर घूंट डालते हैं तो निश्चित ही इनके अंदर कोई प्रक्रिया होती है जो चेंज आता है पीने के बाद। लेकिन भैया अगर तुम बोलोगे कि जी इसको पूछ करके दिखाओ, इसलिए वर्ड जो है वो फिनोमेना को पकड़ा हमारी किताबों। फिनोमेना वर्ड जिसको डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता, होता निश्चित है, होती वो क्रिया निश्चित। तो इस प्रकार से ये जो फिर नीचे फिर उन्होंने वर्ड दिए है, ये इमोशनल रीअरेंजमेंट और पहले डिस्प्लेसमेंट, आइडिया, इमोशन, एटीट्यूड, पहले हटेंगे भाई साहब डिस्प्लेसमेंट, फिर जाकर वो रीअरेंजमेंट होंगे, यानी कि कंप्लीट साइकिक चेंज। जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोला था वो डॉक्टर कार्ल यूंग ने भी सेम सेम लगभग जो है वो वर्ड बोला। अब देखो जी, ये ये अब दो दो चीजें हैं इसमें, इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी में डिफरेंस नहीं है, थ्योरी तीनों डॉक्टरों की एक है, इलाज में डिफरेंस है, इलाज में डिफरेंस है। अब डॉक्टर काल्यूम जो है वो इनसे ही अलग होके, मतलब इन एडलर और सिगमंड फ्रेड, इन दोनों से ही अलग होके स्विट्जरलैंड गए। और इनकी थ्योरी जो है वो, जैसे इन्होंने और भी रोलैंड मतलब इन्होंने और भी बहुत सी जो है वो किताबें लिखी रोलैंड हैजर्ड में। हालांकि 1932 में फरवरी में रोलैंड हैजर्ड वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द हिज अल्कोहलिज्म। डेटों में बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए मैं डेटें नहीं बोलूंगा, क्योंकि डेटों में जितनी भी किताबें हम उठाते हैं तो वो डेटों में अलग अलग कंफ्यूजन। लेकिन एक 1961 में बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर कार्लिंग को लेटर लिखे हैं, उसमें उन्होंने सन 1931 लिखा है कि आपका एक पेशेंट रोलैंड हैजर्ड, आपस में कन्वर्सेशन हुई है जी, डॉक्टर कार्लिंग की और बिल डब्ल्यू की आपस में कन्वर्सेशन हुई है लैंग्वेज ऑफ हार्ट में, दोनों ही तीनों ही आर्टिकल जो इसने बिल ने उसको चिट्ठियां लिखी हैं और डॉक्टर कार्लिंग ने जो वापसी लेटर लिखे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं कि 1931 में आपके पास एक पेशेंट आया था जिसका नाम रोलैंड हैजर्ड था, और डॉक्टर कार्लिंग ने रोलैंड हैजर्ड को 1930-31 में कंसल्ट करा था। तो इस प्रकार से उन्होंने जो, मैं तो बिल के शब्दों को पकड़ूंगा, मैं बाहर की चीजों को नहीं पकड़ूंगा, कि बिल ने जो उन लेटर में डेट्स दी हैं उन्होंने। लेकिन इनका एक रॉड्स फैमिली का हिस्ट्री लिखने वाला आदमी था रिचर्ड हेड, उसने 1930 बोला, उसने बोला जून सितंबर 1930 से 1931 में रोलैंड हैजर्ड जो है वो सोबर हो गया था। तो इस प्रकार से डेटों में कंफ्यूजन है, लेकिन हमारे जो ये का इतिहास है उसमें डेटें जो है वो थोड़ी सी डिफर है। धन्यवाद।